हम लोग मॉडर्न इंडिया को यानी कि आधुनिक भारत को हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं, जो कि आपके यूपीएससी या यूपीपीसीएस मेंस जीएस 1 टॉपिक 2 देखते हैं, जहां पर 1757 से लेकर 1947 तक की कहानी यानी जो समस्याएं, घटनाएं, व्यक्तित्व से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनके अध्ययन को रखा गया है। और आधुनिक मॉडर्न इंडिया की खास बात है कि प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके मेंस के लिए तो निर्णायक भूमिका में है ही। प्री में अगर यूपीपीसीएस को देखा जाए तो कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं प्री एग्जाम में यूपीएससी में जाएंगे तो यूपीएससी करंट से कनेक्ट करते 2-4 सवालों की बात करता, अधिक बात है कि फिर भी मॉडर्न इंडिया का वेटेज हमेशा अधिक है सभी एग्जाम में। अदर स्टेट जैसे एमपी हो, राजस्थान हो, बिहार हो, यानी बीपीएससी, जेपीएससी है ना, उत्तराखंड यूपीपीएससी, जो भी कमीशन हैं जो इस पैटर्न पे एग्जाम करवाते हैं, मॉडर्न इंडिया की कह सकते भरमार है। वहाँ सवाल आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत ही उपयोगी लेक्चर है ये, खासकर उनके लिए जो यूपीपीसीएस 2024 यूपीएससी 2025 का मेंस देने वाले हों तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। मैं ये नहीं कह रहा 2024 पीसीएस मेंस उपयोगी है, 2025 तक या जो भी आप दे रहे हैं एग्ज़ाम या देने वाले हैं भविष्य में कहीं पर भी कभी भी देंगे, तो मॉडर्न इंडिया की स्थिति ऐसी कि आप एक बार नोट बना लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, आपका काम ये समझिएगा कि हो जाएगा। बेहतर यह है कि इसको अच्छे समझना, क्योंकि हमने बंगाल को, हमने मैसूर को पढ़ाया, हमने अवध को बता दिया। हमारा लेक्चर अब बंगाल पे इस समय है। बंगाल पे ये कह सकता हूँ कि शायद आज ये लास्ट लेक्चर हो, क्योंकि हो सकता है कंप्लीट हो जाए। आज हम प्लासी को पढ़ चुके हैं। आज हमें बात करनी है किसके साथ चलना है, हमें चलना है बक्सर प्लासी। लेकिन हम जब कहते हैं कि हम बक्सर और इलाहाबाद की संधि, दो बातें समझिएगा मेरी, बक्सर का युद्ध हो जाए और इलाहाबाद की संधि हो जाए, तो इलाहाबाद में दोनों जो संधियां होती हैं, इलाहाबाद की दो संधियां, उन संधियों के द्वारा बंगाल पूरी तरह ब्रिटिश प्रभुत्व के अधीन होता है, अगर ये देखा जाए। अब एक बात है कि बक्सर और इलाहाबाद संधि क्यों कनेक्ट किया गया, क्योंकि बक्सर युद्ध का परिणाम ही इलाहाबाद की संधि है। जैसे अलीनगर की संधि का परिणाम प्लासी का युद्ध है, ऐसा मानना ब्रिटिश साम्राज्य का है, जबकि ऐसा नहीं था। वास्तव में वो दस्तक का परिणाम था और बक्सर भी दस्तक का ही परिणाम है, ये बात समझिएगा। जब आप इनके कारणों को ढूंढते तो इस बात समझ, लेकिन इसके पहले हमें बक्सर का युद्ध क्यों हुआ, उसके क्या परिणाम निकले, भारत पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, उसका अध्ययन हम करने से पहले हमें ये जानना होगा कि जो शासन बंगाल के नवाब थे, नवाबों के क्रम में आपने मुर्शीद कुली खां से लेकर सिराज तक की बात की थी। तो जब सिराज प्लासी युद्ध में भाग गया और मारा गया, तो फिर बंगाल का नवाब कौन बना, ये मन में सवाल उठेगा आपके। या बक्सर और प्लासी के बीच में कौन सी घटना है, अभी आपको समझना है। क्या प्लासी और बक्सर के बीच में कुछ नहीं हुआ था? तो प्लासी और बक्सर के मध्य की जो घटना है, यानी क्या प्लासी और बक्सर के मध्य की घटनाओं को आपको जानना होगा। वो दो घटनाएं हैं। जैसे कहानी को अगर आप आगे बढ़ाइए तो पहली बात यह है कि चूँकि मीर जाफर कौन था, सिराजुद्दौला का सेनापति था और जिसने गद्दारी कर दिया था लालच में आकर के कि जब प्लासी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत लेगी, विजय प्राप्त कर लेगी, तो उसे बंगाल का नवाब बना देगी और उसे धन यानी बुलियन यानी धन, सोना चांदी दे करके अपने पक्ष में कौन कर लिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यार लतीफ़ को किया, राजुल्लभ को भी किया, मीर जाफर को किया। इन तीन महान गद्दारों को, महान गद्दार कहूँगा मैं, इन तीन महान गद्दारों को अपने नियंत्रण में ला करके लालच के बल पर अपनी तरफ करके रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी युद्ध की का जो परिणाम था अपने पक्ष में कर लिया था। ये बात समझिएगा। अगर वहाँ साजिशें, षड्यंत्र, धोखा नहीं होता तो प्लासी का नज़ारा कुछ और होता और बक्सर तक पहुँचने में हमें सोचना पड़ता है ना। प्लासी की अवस्थिति नदिया पश्चिम बंगाल में थी, हुगली नदी के तट पर है ना, प्लासी का मैदान था। और जिस बक्सर को हम देखने जा रहे हैं, ये बक्सर बनारस से ठीक पूर्व में अवस्थित बिहार का एक ज़िला है बक्सर, और वहीं है बक्सर का मैदान, जिसकी स्थिति वास्तव में कहाँ है, गंगा नदी के तट पर है। लेकिन उस बक्सर में पहुँचने से पहले हमें ये देखना होगा कि 1757
प्लासी जो कि 1757 में हुआ था, जिसमें नवाब की हार हुई, सिराज की हार हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, उस जीत के बाद बंगाल में कौन आ रहा है, यानी 1757 में बंगाल का नवाब किसे बनाया जाएगा। तो ये समझिएगा, क्योंकि वादा किया था रॉबर्ट ने किससे, मीर जाफर से, कि आपको हम बंगाल का नवाब बनाएंगे। तो कहते हैं ना कि मुगल आजम एक मूवी है पुरानी सी, जिसमें जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, मेरी जान तुझको तो आना पड़ेगा। तो मीर जाफर से वादा किया था किसने, रॉबर्ट ने। तो वादा कर दिए तो निभाना ही पड़ेगा, बेवफाई कर नहीं पाओगे, भले ही बाद में ब्रेकअप कर लो, बात अलग है। वो जैसे उस गाने में था कि मेरी जान तुझको तो आना पड़ेगा, आना लेकिन ठीक है, आने के बाद ना एक्सेप्ट करना, गाली दे के भाग जाना, बात दूसरी है। वो उसका उसकी उम्मीद वो निगेटिव की तरफ किया जा सकता है, सकारात्मक किया जा तो नहीं है। तो यहाँ चूंकि कह चुका था तो उसने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। कौन, रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने इसे क्या किया, बंगाल का नवाब बनाया। कहानी थी किस कब की, हमने कहा 1757। सवाल उठता है कब, 30 जून को। समझिएगा, प्लासी के युद्ध हुआ 23 जून को, और 30 जून को जब मीर जाफर को वादे के अनुसार रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में, एक सवाल उठता है कि इसे कहाँ बनाया गया था, मुर्शिदाबाद। 30 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मुर्शिदाबाद में क्या बना दिया गया, बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब इसे बना दिया गया। अब एक बात और समझिएगा, इसी समय अपने आप को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या मान लिया कि हम कौन हैं, हम तो किंग मेकर हैं। यानी कि जैसे मीर जाफर को 30 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव को मुर्शिदाबाद में, रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को 30 जून 1757 को बंगाल का नवाब नियुक्त किया, वहीं पर उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस भूमिका में आ गई, उसी समय वो बंगाल के लिए क्या बन गई, किंग मेकर बन गई, जिसे आप क्या कहते हैं, राजा बनाने वाला, या क्या कहते हैं, नृप निर्माता भी कहते हैं, कि भूमिका की शुरुआत हुई। तो सवाल उठता है कि बंगाल में किंग मेकर या नृप निर्माता की शुरुआत कब हुई, यानी कह सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बंगाल में किंग मेकर की भूमिका में आई। तो बताइएगा, जून 1757 या 30 जून 1757, आपके प्री में जैसा होगा वैसा। ये तो बातें मेंस की चल रही, डायग्राम बना के आप देखते चले जाएंगे। फिर हुआ क्या, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब यानी कि जो मीर जाफर था, इस मीर जाफर के दरबार में एक रेजिडेंट की नियुक्ति की गई। रेजिडेंट किसे नियुक्त किया गया, ये सवाल उठता है। तो रेजिडेंट थे ल्यूक स्क्रैम्पटन। क्या नाम था, ल्यूक स्क्रैम्पटन को नियुक्त किया गया। कहाँ, उनके दरबार में। और चूंकि वादा किया था कि आपको हम बहुत पैसा देंगे, तो मीर जाफर से 1760 से लेकर के, नहीं 1757 कहेंगे, मीर जाफर से 1757 से 1760 के मध्य लगभग 3 करोड़ रुपया कौन ले लिया, 3 CR किसने लिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 करोड़ रुपया ले लिया। इनको बना दिया क्या, पूरी तरह भिखारी, ये कह सकते हैं आप। अब 3 करोड़ रुपया लिया, घूस दिया, यानी कह सकते मीर जाफर ने नवाबी का पद 3 करोड़ दे करके प्राप्त किया। उसने क्लाइव को 3 करोड़ दिया ही। दूसरा बात क्या कह सकते हैं कि जो क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव को इसने
24 परगना गिफ्ट कर दिया। यानी राजस्व 24 परगना जिले की जो राजस्व वसूली का अधिकार, दीवानी का अधिकार था, किसे मिल गया? रॉबर्ट क्लाइव को। इसीलिए 24 परगना जिले को रॉबर्ट की जागीर कहा जाता। ध्यान रखिएगा, 24 परगना क्या है? रॉबर्ट की जागीर है, ये कहा जाता है, या क्लाइव की जागीर कहते हैं लोग। रॉबर्ट क्लाइव को 2,34,000 पाउंड भेंट दिया किसने? मीर जाफर ने। अब एक बात ये भी जानिएगा, क्लाइव को और क्या दिया? 2,34,000 पाउंड दिया था इसने, और 50 लाख रुपए किसको दिया? सेना को गिफ्ट दिया। कौन सेना? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को। अब मैं ये कह सकता हूं क्या कि इतना धन दे दिया कौन? मीर जाफर ने। मीर जाफर अंग्रेजों को 1757 से लेकर के 1760 तक इतना धन देता चला गया, इतना धन देता चला गया कि उसका खजाना ही खाली हो गया, है ना। और उसको बर्तन बेच करके इनको देना पड़ने लगा। किसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी 1757 से 1760 तक इसे कौन नोचता रहा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जब इसको लगा कि हमें बहुत नोच रहे हैं, तो उस पर किसी ने एक लाइन बोली थी, उनका नाम था कर्नल मेल्सन। मेल्सन ने कुछ कहा। क्या कहा? ये जो वसूली पूरी चल रही थी, मेल्सन ने इस पर एक वक्तव्य दिया, स्टेटमेंट दिया। कहा कि मीर जाफर एक बोरी के समान है। मीर जाफर क्या है? एक सोने की बोरी के समान है। इसने क्या कहा कि मीर जाफर को? मीर जाफर सोने के बोरी के समान है। ये सवाल आपके प्री भी हो सकता है। बोरी के समान है, जब जी में आए तभी हाथ डाल दो। ऐसा किसने कहा है? मेल्सन ने। और किसके संबंध में कहा है? मीर जाफर के। तो आपसे सवाल किया जा सकता है, निम्नलिखित में से किस नवाब की तुलना सोने की बोरी से की गई है? तो मीर जाफर की। दूसरा प्री में सवाल क्या हो सकता है? मीर जाफर एक सोने की बोरी के समान है, जब इच्छा हो तब हाथ डाल के निकाल लो सोना चांदी। ये वक्तव्य किसका है? मेल्सन का। आप समझ गए? यानी प्री का भी सवाल ऐसे ही है। आप किसी सवाल पूछ करके उसके नाको चना चबवा लीजिए, कितना पढ़ने वाला, साल 2 साल का है, 3 साल का, उससे फिर पूछिएगा कि मीर जाफर को लोग कहते हैं कि रॉबर्ट का कुत्ता है, रॉबर्ट का गीदड़ है, क्लाइव का गीदड़ है। लेकिन उनसे ये पूछोगे किसने कह रहा कि ये तो सोने की बोरी है, तो कहेंगे नहीं पढ़ाया गया है। ढूंढोगे नहीं और कहोगे कि किसी ने पढ़ाया ही नहीं। तो जिसने पढ़ाया तो उससे क्यों पढ़ते हो? जब वो नहीं बता रहा है तो पढ़ो ही ना उससे। क्यों पढ़ो? मत पढ़ो। तो तुलना किया उसने इस बात को, जब इच्छा हो हाथ डाल के निकाल लो। फिर हुआ क्या? अब ये लगा किसे? अंग्रेजों को, जैसे मीर जाफर को लगा कि ऐसा क्या करें कि हमें अंग्रेजों से क्या मिल जाए? मुक्ति। क्या? अंग्रेज से मुक्ति मिल जाए। यानी पैसा दे के, धन दे के थक गया था कौन? मीर जाफर। अब सोचा अब नहीं देंगे भैया, अब बस का नहीं हमारे। तो इसने चिंसुरा, बंगाल में है, चिंसुरा में डचों का कारखाना था। किसका? डचों का। मीर जाफर डचों से मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। और अंग्रेज हमेशा दबाव बनाते रहे, डेली धन दो, जब कुछ हो धन दो। जैसे कि आप देखते हैं एक दामाद अपने ससुराल जब जाता है तो उसकी नज़रें उन हर सामान पर टिकी होती हैं जो जुड़वा होती हैं और लेने का पूरा प्रयास करता है, उसकी नज़रें उसी पे होती हैं। तो ये सासू माओं के लिए हमारी तरफ से एक सलाह है कि आपके घर में कोई भी सामान अगर जुड़वा यानी 2 पीस हो
तो कभी दामाद जैसे, कातिल नहीं कहूँगा, दामाद जैसे लालची व्यक्ति के सामने मत रखिएगा, नहीं तो उसकी नज़रें उसी पर रहेंगी। अब आपको मजबूरन कहना पड़ेगा बेटा आप भी ले लो, तो ये समझ लीजिए थक गया। जैसे आप थक करके फिर जब दोबारा कभी आपका दामाद आना चाहता है तो आप उसे नहीं चाहते हैं कि यार इसे, सिचुएशन यहाँ था कि मीर जाफर के सामने कि अब अंग्रेज उसके दामाद थे, सोचता था नहीं अब नहीं, अब तो मैं बर्तन बेच के नहीं पनीर बनाऊंगा भाई, बहुत हो गया, अब इनसे मुझे मुक्ति चाहिए। तो उसने चिंसुरा में डचों के साथ षड्यंत्र किया, लेकिन असफल रहा और थक हार करके जब कुछ नहीं कर पाया मीर जाफर अक्टूबर 1760 को अपने दामाद के पक्ष में, अक्टूबर 1760 को मीर जाफर ने अपने दामाद के पक्ष में सिंहासन का परित्याग कर दिया। अब सवाल उठा कौन उसका दामाद है? मीर कासिम। लेकिन 1760 में एक इशू और बहुत बड़ा है, इसने तो त्याग दिया, लेकिन एक बात आप जानिएगा 1760 में मीर जाफर जब धन नहीं दे पा रहा था, इसको हटाने के लिए अंग्रेजों ने एक अपना प्रोग्राम बनाया, कैसे हटाया जाए, किसे नवाब बनाया जाए। ये प्रश्न उठा किसके सामने? बेनिस्टार्ट के। उस समय बेनिस्टार्ट कंपनी का गवर्नर है, ये आया, इसी के मन में चल रहा था किसे हम बनाएं। तो बेनिस्टार्ट के सामने दो विकल्प उपलब्ध था। पहला विकल्प था मीरन का। मीरन कौन है? मीरन है मीर जाफर का बेटा। और दूसरा विकल्प था मीर कासिम का उसके सामने। किसका विकल्प? मीर कासिम का दूसरा विकल्प था। अब वो किसे इनमें से नवाब बनाए, ये विकल्प था बेनिस्टार्ट के सामने, लेकिन मीरन मर गया था और मीर कासिम बचा था। तो मीर कासिम को ही बेनिस्टार्ट नवाब बंगाल का बनाना चाहा, लेकिन उसके पहले ही अक्टूबर 1760 में मीर जाफर ने अपने दामाद मीर कासिम के समक्ष सत्ता का परित्याग कर दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा मिस्टर मीर जाफर, अब आपको 15,000 रुपये मासिक पेंशन हम देंगे, यहीं कलकत्ता में एक किले में एक कमरे में बंद रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो मीर जाफर 15,000 रुपये पेंशन ले करके कलकत्ता के किले में रहने लगा, कलकत्ता में रहने लगा, कहीं वो गया नहीं। अब ये मामला उठता है कि बेनिस्टार्ट ने कासिम को ही क्यों बनाया, उठा सवाल आपका ना। तो मुझे लगता है कि आप ये जाफर की बात समझ गए होंगे, तो हटा दें इसको, हम हटा दें। चलिए अब हमें बात किसकी करनी है? मीर कासिम की। यानी मीर कासिम कब है? मीर जाफर का दामाद है और 1760 से लेकर के 1763 तक रहेगा। लेकिन बेनिस्टार्ट, मैंने कहा कि बेनिस्टार्ट और कासिम के बीच में कौन सी डील हुई? मीर कासिम ने कहा कि मिस्टर बेनिस्टार्ट, मुझे बना दो बंगाल का नवाब और मैं दूंगा आपको 5 लाख रुपए नगद। अंग्रेज तो, मैंने कहा जितना दामाद लालची, अपवाद में कुछ लोग हैं जो लालची नहीं भाई, ऐसी बात नहीं, वैसे अंग्रेज भी थे, किसी का सामान देख के रहाइश नहीं रहता। जैसे कुछ लोग हाँ वो सोचते हैं ये सामान मेरा हो जाता तो अच्छा था। तो कासिम और बेनिस्टार्ट के बीच में डील हुई। उस डील में ये कहा गया कि 5 लाख दूंगा तुम्हें, मुझे नवाब बनाओ, और बदले में वर्धमान जिला दूंगा, मिदनापुर दूंगा और चटगांव दूंगा। यानी इसके साथ 5 लाख तो रहेगा ही बेटा, लेकिन आपको और क्या दूंगा मैं? वर्धमान, जो आजकल ये जिला कहाँ है? बंगाल में ही है। वर्धमान प्लस चटगांव और एक है मिदनापुर। कहा कि ये दे दूंगा साथ में। इसी पर बना दिया गया अक्टूबर 1760 में कासिम बना क्या? नवाब। कासिम बना नवाब। मीर कासिम जब नवाब बना तो बेनिस्टार्ट ने क्या कहा
कहा कि यह बंगाल में क्रांति है, यानी बंगाल की क्रांति कह दिया। क्या कहा? मीर जाफर को के बाद कासिम का बंगाल में नवाब बनना बेनिस्टार्ट के अकॉर्डिंग क्या है? बंगाल की क्रांति है। वह तो हमें भी जानना पड़ेगा कि क्रांति वास्तव में होता क्या है। क्रांति का मतलब ये होता है किसी भी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन। हाँ, यही क्रांति है। तो इन्होंने तो इसमें कोई ऐसा परिवर्तन किया नहीं। क्यों नहीं? हमारे इतिहासकारों ने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, ये बंगाल की क्रांति नहीं है, क्योंकि कोई प्रशासनिक बदलाव तो आपने किया नहीं। क्यों नहीं किया? मीर जाफर भी आपके हाथ की क्या था? कठपुतली था। और मीर कासिम भी तो ही है। तो आपने बदला क्या? तो आप कैसे कह रहे हो कि ये तो क्रांति है? भाई, ये कहना गलत होगा, और कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जाफर को जैसे बनाया गया वैसे कासिम को बनाया गया। यानी कि आपने इसलिए बनाया था बस खाली अपने हाथ पे हथेली पे नचाने के लिए, बस खाली कि जैसा चाहो ऐसा वर्क करो। तो यानी कि कठपुतली बन के रहेगा। दूसरी बात, क्रांति में जनता की भागीदारी होती। किसकी भागीदारी? जनता की भागीदारी होती। तो ये तो दोनों यहाँ नहीं है। तो आप इसे बंगाल की क्रांति मिस्टर बेनिस्टार्ट मत कहिए। ये बात हो गई। ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो मुझे आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया। अब अंग्रेजों की मांग पर या डील चुकी थी बेनिस्टार्ट की कि वर्धमान, चटगांव, मिदनापुर नवाब बनते दे दूंगा, 5 लाख दे दूंगा। तो 5 लाख भी दे दिया मीर कासिम ने, और उन 3 जिलों को किसके हवाले कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले। लेकिन कासिम कहा जाए कि अलीवर्दी खां के बाद नवाब बनने वाला बहुत ही योग्य नवाब था। यानी कासिम जो नवाब है या एक योग्य नवाब है, इसके बारे में आप कह सकते हैं कि अलीवर्दी खां के बाद ये बहुत अच्छा नवाब बना। और इसने क्या सोचा कि मैं क्या करूं, बंगाल का पुनर्निर्माण करूं। इसने क्या सोचा कि बंगाल का मैं क्या करूंगा? पुनर्निर्माण करूंगा। इसने पुनर्निर्माण की योजना बनाई। बंगाल के पुनर्विकास कह लीजिए, चाहे पुनर्निर्माण की आप योजना कह लीजिए, उसने बनाया। किसने बनाया? मीर कासिम ने। कैसे बनाया? अभी सवाल उठता है। तो नंबर 1, इस योजना का जो हिस्सा है उसको आप समझते चले जाइए। सबसे पहले इसने क्या किया? राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन का सेंस ये है कि इसने मुर्शिदाबाद से राजधानी कहाँ लेके चला गया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि मुंगेर कलकत्ता से दूर था, यानी अंग्रेजों की पहुंच से दूर था, इसीलिए राजधानी को लेके चला गया मुंगेर, जिससे उसके प्रशासनिक कार्यों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत अधिक इंटरफेयर ना हो। ये सो रहे हैं मिस्टर? वाह, यहाँ होते हुए भी नहीं हो, क्या बात है, वाह भाई। तो यानी कलकत्ता से दूरी बनाने के लिए इसने राजधानी परिवर्तन किया और राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। इस मुर्शिदाबाद की स्थापना आप जानते हैं मुर्शिद कुली खान ने अपने नाम पर किया था, है ना। इसमें आपको बात, इसका पहले नाम था मकसूदाबाद, मैंने इस पर चर्चा किया हूँ। अब चलते दूसरी बात, पुनर्निर्माण कार्य योजना में दूसरी बात क्या थी? नौकरशाही और सेना। नौकरशाही और सेना का निर्माण या पुनर्निर्माण आप कह सकते हो भाई। कैसे सेना में पुनर्निर्माण किया? सेना का पुनर्निर्माण कैसे करेगा?
कैसे इसने क्या किया बताएं, आपको समझिएगा। इसने सेना के विकास के लिए वाल्डर, कौन है, वाल्डर रीड, वाल्डर रीड हार्ट नाम था उसका, वाल्डर रीड जो कि जर्मन है, इसे क्या किया, नियुक्त किया यूरोपीय पद्धति पर सेना को प्रशिक्षित करने के लिए। किसकी पद्धति पर? मीर कासिम ने सेना का पुनर्निर्माण करने के लिए वाल्डर रीड जो कि एक जर्मन था, इसकी देखरेख में सेना को यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित किया, करवाया, यानी ट्रेनिंग दिलवाई, समझ सकते हैं आप। और सेना के विकास के लिए ही कह सकते हैं कि इन्हें सेना को अत्याधुनिक करने के लिए आधुनिक हथियारों से लैस करने, क्योंकि जो यूरोपीय कंपनियां थीं उनके पास अत्याधुनिक हथियार होते थे, युद्ध में सफल हो जाते थे। इसने क्या किया, मुंगेर में एक कारखाना खोला। मुंगेर में कारखाना खोला किसके लिए? सेना का जहां हथियार बनता था, यानी क्या, तोप और तोड़दार बंदूक बनाने कारखाना कहाँ स्थापित किया? मुंगेर में। क्यों स्थापित किया? जिससे वो सेना का पुनर्निर्माण हो सके और सेना को लड़ने की तकनीकियां और चीजों को कौन सिखा दिया? वाल्डर रीड ने, जो कि जर्मन था। इसने इसकी सेना को यूरोपीय पद्धति पर तैयार किया युद्ध करने के लिए। यानी इसने इसकी पुनर्निर्माण की योजना में दो योजनाएं, राजधानी बदला, नौकरशाही व्यवस्था और सेना को विकास किया। अब इसको लगा कि अब मुझे तीसरा काम क्या करना चाहिए? तीसरा काम करना चाहिए जमींदारों को नियंत्रण करना है। किसका? जमींदारों को नियंत्रण कर लो। जमींदारों को नियंत्रित करना किसका काम हो गया? इसी कासिम का। अब नियंत्रण करने के जैसे इसने देखा कि बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त, यानी भ्रष्टाचार, जमींदारों के मध्य बहुत भ्रष्टाचार है। राजस्व की वसूली जो होती थी वो गलत तरीके से होती थी, अधिक होती थी, और नवाब को बहुत कम दिया जाता था। इसकी वजह से इसने क्या किया, जमींदारों के अंदर जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, भ्रष्टाचार ना करें ऐसा भय व्याप्त करने के लिए एक जमींदार थे, उनका नाम था राम नारायण। नारायण की क्या किया? हत्या करा दिया। ये काम कौन किया? ये काम किया मीर कासिम ने। और दूसरी चीज, और अब चौथा देखिए क्या किया इसने। चौथा काम इसका ये रहा कि इसने दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए, अब देखिए दस्तक भी तो कहानी गड़बड़ कर, दस्तक भाई किसने दिया था? फरमान था, जारी किया था फर्रुखसियर ने। तब से मामला उसी का तो चल रहा है, विवाद ही तो विवाद है। हाँ, तो उसने, उसको लगा कि दस्तक की वजह से तो युद्ध होता रहा, और दस्तक का विरोध कोई और नहीं किया। अली वर्दी खां तक विरोध, मुर्शिद कुली खां से लेकर के अली वर्दी खां तक कोई भी दस्तक का विरोध नहीं किया था। दस्तक का विरोध किसने किया? सिराज ने किया, सैफुद्दौला ने किया। अब दस्तक का विरोध ना करके दस्तक में एक योजना इसे बना दिया। कहा कि ऐसा है, अब दस्तक हो चाहे ना हो, सभी को आंतरिक व्यापार कर मुक्त होगा। यानी अब बंगाल में कोई भी क्या करेगा? व्यापार करेगा तो उसे दस्तक हो चाहे ना हो, वो अब कर मुक्त व्यापार करेगा, उसे कोई टैक्स नहीं दे करना है। अगर ये कहता कि दस्तक को हम रद्द कर रहे हैं तो अंग्रेज और गुस्सा हो जाते। इसने एक निकाल लिया नया रास्ता, क्या कि हम सब मुक्त व्यापार कर देंगे, फ्री ट्रेड कर देंगे। यानी दस्तक हो चाहे ना हो, किसी टैक्स हम नहीं लेंगे, दस्तक है तो भी नहीं लेंगे, दस्तक नहीं तो भी लेंगे। यानी कर मुक्त व्यापार होने से किसे परेशानी हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। पेट में खलबली शुरू हो गई, किसके? विनस्टार्ट के। रहा नहीं जा रहा है, दस्तक को छेड़ दिया किसने? मीर कासिम ने। अब योजना बना रहा है कौन? फिर योजना विनस्टार्ट ने बनाना शुरू कर दिया कि क्या करूं कि मैं इसे हटा दूं। किसे? मीर कासिम को नवाब के पद पर ना रहने दूं। अब ऐसे आप लिखेंगे क्या? उपयुक्त 4 कार्य योजनाओं
का परिणाम यह निकला कि अंग्रेजों ने बल का प्रयोग करना शुरू कर दिया मीर कासिम के विरुद्ध। और बल का प्रयोग करना जब शुरू किया तो सोचे कि हम बल अपना यूज करेंगे, सेना यूज करेंगे और धीरे धीरे मीर कासिम को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो अब एक सवाल उठा कि जैसे सिराज और क्लाइव के बीच का जो संघर्ष था, वो संघर्ष क्यों हुआ या प्लासी क्यों हुआ, आप जान गए। अब यहाँ आप ये भी समझ गए होंगे कि अगर मीर कासिम बंगाल का पुनर्निर्माण नहीं करता तो शायद बक्सर नहीं होता। इसने दस्तक को छेड़ दिया, इसने भी दस्तक को छेड़ा और राजस्व सुधार किया, सेनम सुधार किया, राजधानी, इससे सब कौन आहत हो गया, अंग्रेज। अंग्रेजों को लगा कि ये तो राजधानी भी ले गया दूर, सेना में इतना इम्प्रूवमेंट करना, जमींदारी व्यवस्था में सुधार करना, और दूसरी बात यह है कि दस्तक को पूरी तरह फ्री ट्रेड कर देना, यानी दस्तक हो या ना हो कोई फर्क अब नहीं पड़ने वाला है। इतना सब करने के बाद अब अंग्रेजों को टेंशन हुई, उन्होंने कहा कि अब इसके खिलाफ हम क्या करेंगे, बल का प्रयोग करेंगे। अब बल का जब प्रयोग करना शुरू किए, चलिए इसको मिटा दें भाई। अब आपको ये जानना है, बक्सर का हमने आपको क्या बता दिया, बक्सर का हमने आपको बता दिया कारण, वही 4 कारण बता दिया मैं। अब दूसरा आपको क्या बताना है, पूर्व की घटना, पूर्व की घटना या युद्ध आबलिक झड़प। क्या बक्सर के पहले भी कोई झड़प या कोई युद्ध हुआ है? अब किसके बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में, मीर कासिम के बीच में। तो चलते हैं, सबसे पहले बात क्या कि कारण बता दिया हूं, तो पूरी घटना में आते हैं। अब हम पटना हत्याकांड जानते हैं। मीर कासिम किससे परेशान हो चुका था, अंग्रेज उसके खिलाफ जब बल प्रयोग करना शुरू किए तो मीर कासिम गुस्से में आकर के 148 लोगों को, जिसमें एक ब्रिटिश अधिकारी एलिस भी शामिल था, की हत्या करवा दी। एलिस, जिसमें एलिस शामिल था, की हत्या किसने कर दिया, कासिम ने। वहां तो 142 होल्ड किसके साथ है, सिराज। वहां उसने 123 को मारा था कमरे में बंद करके, इसने 148 लोगों को मौत घाट उतार दिया। कौन, मीर कासिम, गुस्से में। अब आप समझे। दूसरी घटना क्या, अब अंग्रेजों ने और बल का प्रयोग करना शुरू किया। एक युद्ध है जिसे कहा जाता है करवा या कटवा, करवा या करवा का युद्ध। यह युद्ध मीर कासिम और एडम्स के बीच हुआ। एडम्स कौन, एक अंग्रेज है। इसमें मीर कासिम हार गया, सीधी सी बात आप जानिएगा। अब यहाँ इसकी हार होनी है बार बार, कासिम इसमें हारा। यानी ये कहानी कब की है, 9 जुलाई 1763। या युद्ध की बात अगर किया जाए तो युद्ध का समय है 9 जुलाई 1763। समझे बात। यह युद्ध किसी पूछेंगे कि कटवा या करवा का युद्ध किसके बीच है, तो कोई 2 साल तैयारी कर रहा बता नहीं पाएगा, 5 साल वाला भी अगर ठीक से स्टडी ना किया हो तो। चलिए फिर कौन है, गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध, गिरिया का युद्ध हुआ 4 से 5 सितंबर 1763। कब समय है, 4 से 5 सितंबर 1763। इसमें भी कासिम हार गया। 63-64 ले आए क्या, ये 63 में, इसलिए आपको डेट दे रहा हूँ क्रम घटनाओं में लगाने के लिए, मॉडर्न इंडियन घटनाओं पर सवाल होता है। और एक युद्ध और हुआ, चौथी घटना क्या घटी, उदय नाला या उधव नाला का युद्ध है ना, ये 1763 भी।
कब का 70, सब क्रम में है ये। 67 में हुआ, इसमें कासिम हार गया। कासिम हारा, और कासिम हारा तो कहाँ भाग गया? भाग गया अवध के नवाब के पास। उस समय अवध का नवाब है शुजाउद दौला। अब इसके जाते ही कासिम भाग के कहाँ गया? अवध आया, अवध के नवाब शुजाउद दौला के यहाँ। अब शुजाउद दौला के ऊपर शनिचर सवार होने जा रहा है। अभी तक ये सुरक्षित थे, लेकिन अब शनिचर सवार होगा, शनि ग्रह आ रहा है। जैसे रावण से जब 9 ग्रहों को मुक्त किया बजरंगबली महावीर हनुमान ने, तो शनि देव को रखा था अपने कदमों के नीचे। तो पूछे उनसे कि ये बताओ कि कौन है? कहीं मैं शनि हूँ, सूर्यपुत्र शनि। कहने लगे तो मेरे गुरु का पुत्र, गुरु ने मुझसे दक्षिणा तो मांगा ही था कि दे दो। तो उन्होंने क्या किया? कहा ठीक है, आज़ाद करता हूँ। तो उसने कहा, शनि देव ने कहा किससे? महावीर हनुमान से, कि हम सवार होंगे किसके ऊपर? शनि ने कहा मैं उसके मुकुट में विराजमान हो जाऊं, बुद्धिया कर दूंगा भ्रष्ट के रावणवा के। समझे आप मेरी बात? तो ऐसे शुजाउद दौला के ऊपर शनि ग्रह सवारी करने जा रहे हैं अब। क्योंकि इनका जाना, कासिम का जाना, और कासिम को शुजाउद दौला ने शरण दे दिया। कहा कि महोदय ऐसा करो ना कि युद्ध की तैयारी को नहीं, आज अंग्रेज हमको परेशान कर रहे हैं, कल को आपसे भी और छीन लेंगे। और जब शुजाउद दौला से ये बातें उन्होंने किया कासिम ने, तो हो सकता है कोई सूचना, कोई इसी माध्यम से सूचना दी गई किसी शाह आलम द्वितीय को, जो कि मुगल बादशाह थे। कौन? शाह आलम। उनको जानकारी दी गई, और उसी समय शुजाउद दौला तो वहां थे ही टेबल पर, बुला लिया गया मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को। उनसे भी कासिम ने कहा कि महोदय आप लोग हमारे साथ युद्ध की तैयारी करो। त्रिकोण विधि बना लिया इन्होंने, ट्राइंगल का निर्माण किया। कासिम, शुजाउद दौला, शाह आलम। शाह आलम मुगल सम्राट था, तीनों मिले, कहे कि चलो खत्म करते हैं ब्रिटिश को, नहीं तो हमें तो तबाह कर देंगे। इन तीनों लोगों ने मिल करके रचा था, लेकिन नहीं जानते थे कि कासिमवा के चक्कर में शुजाउद दौला व आलम दोनों शनिचर सवार होने वाले हैं। अब तक अंग्रेजों का ध्यान उन पर नहीं था, लेकिन अब ध्यान अब आ रहा है। समझ गए आप? अगर आप अवध आंग्ल संबंध पढ़े हों, मेरे पहले लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं, तो आप इस बात समझेंगे मेरी। तो इन लोगों ने अपनी सेना उन्हें तैयार करना शुरू किया। उधर मीर जाफर को दोबारा क्या हुआ? इधर ये लोग अपना तैयारी कर रहे थे। कौन? कासिम, शुजाउद दौला, शाह आलम। उधर क्या हुआ कि क्या नाम उसका, मीर जाफर। मीर जाफर को, कासिम को हटाकर मीर जाफर को क्या बना दिया गया? बंगाल का नवाब। अब फिर 1763 से लेकर के 1765 तक का समय क्या हो गया? मीर जाफर बन गया नवाब। अब बात में समझ गया? अब मीर जाफर नवाब है और कासिम से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ये आप समझिएगा, क्या कर रहे हैं? युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको सीधा तैयारी की है, मुलाकात होगी कहाँ? बक्सर में। बक्सर में मिलेंगे लोग, तैयारी इनकी पूरी। अब आपको सीधे कहाँ जाना है? आपने कारण को जाना, पूर्व की घटना यानी झड़प को जाना। अब आपको जानना है इस युद्ध की सामान्य बातें। या क्या जानना है? इस युद्ध की सामान्य बातों को आपको जानना है, बस। इसको हटा दें। चलिए, यानी बक्सर युद्ध की सामान्य जानकारी अब आपको होनी चाहिए। अब आप समझ गए कि बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम हैं, शाह आलम द्वितीय है, और बंगाल का नवाब उस समय मीर जाफर है। आप समझिएगा इस बात को। भाग गए तो जाओ, कोई बात नहीं। सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी को हम देखते हैं, देख लेते हैं एक एक करके क्या इसके बारे में। चलिए, पहली बात होती है कि बक्सर कहाँ है? बक्सर बनारस के पूर्व गंगा के किनारे है। कि छोरा गंगा किनारे वाला है ना। अमिताभ बच्चन की एक मूवी है, कौन सी मूवी है बताइए भाई? मूवी का नाम खई के पाँव बनारस वाला।
खुल जाए बंद अकल का ताला। तो वही है ना, गंगा किनारे। और बक्सर वास्तव में यूपी में नहीं है, बक्सर है बिहार में। और वो जो प्लासी था ना, वो है बंगाल में। समझिए मेरी बात। चलिए, अब किसी भी युद्ध में दो पक्ष होते हैं। अब दो पक्षों को अध्ययन करो ठीक से। दो पक्षों के बीच युद्ध हुआ बक्सर। पहला पक्ष है कासिम, कासिम प्लस शाह आलम। ये लोग खुद अपने पर सनीचा सलवार करवा लिए, नहीं इनको कोई समस्या ना होती। शाह आलम और शुजाउद्दौला, हाँ शुजाउद्दौला, ये तीनों के तैयार हुए। और दूसरा पक्ष है, पहला पक्ष तो ये है, और दूसरा पक्ष है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है। और इसके साथ, इस हेक्टर मुनरो के साथ और भी कोई है। इनकी फितरत में है धोखेबाजी, धोखेबाजी, गद्दारी। तो इस हेक्टर मुनरो के साथ कौन आएगा? कुछ गद्दार तो आएंगे ना। तो गद्दार कौन होंगे? शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब है, इसी के गुर्गे आएंगे। कौन? असद खां। असद खां को भी लालच दे करके हेक्टर मुनरो अपनी तरफ मिलाएगा। जैसे प्लासी में क्रायू ने किया था, वही काम अंग्रेज कर रहे हैं। मतलब ये हेक्टर मुनरो कर रहा है। असद खां को बुलाया, अपने साथ जोड़ लिया, सब अवध के हैं। शाहूमल को, शाहूमल, और फिर जैनुल आबदीन को प्लस कर दीजिए, जैनुल आबदीन को। इतने लोगों को कनेक्ट कर लिया अपने साथ। कौन? हेक्टर मुनरो ने। यानी लालच दे करके अवध की सेना से, ये लोग कौन हैं? इन्हें अवध की सेना से उठा लाया गया। लालच दे करके इन्हें हेक्टर मुनरो ने अपने तरफ कर लिया, इन तीनों को, और युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? चलिए, यह युद्ध जीता किसने? जीता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ध्यान रखिए, हार कौन गया? ये सनीचर सवार वाले तो हारे ही। खत्म हुआ मीर कासिम। शाह आलम शुजाउद्दौला के ऊपर सनीचर की सवारी हो गई, उनको करना पड़ेगा क्या? संधि। संधि नहीं करोगे तो तबाही मचा देंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब एक लाइन में कहा जाए कि जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, तो स्टीफन ने कहा, एक नाम है सर स्टीफन। सर स्टीफन ने कहा कि भारत ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ है। यानी बक्सर की जीत को सर स्टीफन ने क्या कहा? भारत में ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ हुआ। ये लाइन किसकी है? ये लाइन स्टीफन की है, ध्यान रखिएगा। इसने इस युद्ध के बाद ये बात कही। इसके बाद दो लोगों का यहाँ स्टेटमेंट आता रहता है, दो लोगों का स्टेटमेंट आता है। क्या? एक है पर्सिवल स्पीयर, नाम है, ये अंग्रेज है। क्या नाम है? पर्सिवाल स्पीयर। इसने क्या कहा? इसको जानिए। इसने कहा कि भारत की हथेली पर भारत की हथेली पर 200 वर्षों की गुलामी उकेर दी गई, ऐसा लिखेंगे आप। गुलामी उकेर दी गई। ये है स्टेटमेंट किसका? पर्सिवल स्पीयर का। यानी ये है, अब तो आप समझ गए दशा किसकी।
पर्सिवाल स्पीयर ने कहा, स्टीफन ने कहा, दोनों ने क्या कहा, अपनी बातों को कहा और इसके संदर्भ में ये बातें सही भी हैं, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के का प्रभुत्व अब कहाँ स्थापित हुआ, बंगाल पर। इस बक्सर के बाद अब हुआ क्या, भागते भागते थक गए कौन, मीर कासिम खत्म, शाह आलम तुरंत ही सरेंडर मार दिए, किसके सामने, अंग्रेजों के सामने। लेकिन शुजाउद्दौला सनिच्चर भी सवार था, ये सेना इकट्ठा कर रहे थे, कई महीनों तक भटक रहे थे, कहूं सेना न मिल जाए, फिर लड़े, अंग्रेजों को हरा दें। अब शाह आलम द्वितीय को लगा कि ऐसा भैया हम जो है लड़ेंगे नहीं, हम करेंगे संधि। तो यहाँ पर हमारे इस टॉपिक में आज बक्सर के जो इलाहाबाद की संधि ही है। तो अब बचा क्या हमारे लिए, इलाहाबाद की संधि, यानी बक्सर का परिणाम भी क्या है, इलाहाबाद की संधि है। और बक्सर का सबसे बड़ा परिणाम है कि ब्रिटिश के अधीन होगा बंगाल, और वही नहीं संपूर्ण भारत को मिलेगी 200 वर्षों की गुलामी। किस वजह से, बक्सर की हार का नतीजा है क्या, 200 वर्षों की गुलामी। समझ गए आप। चलिए अब हम पढ़ते हैं किसे, कौन कौन सी संधि हुई, कब हुई। इलाहाबाद की संधि, अब इसमें दो संधियां हैं, दोनों देख लेते हैं हम लोग। ये प्रथम संधि है और यहाँ हम देख लेंगे क्या, द्वितीय संधि देख लेंगे, दो संधि देख लेंगे। पहली संधि 12 अगस्त 1765 को, रॉबर्ट का था, ध्यान रखिएगा, 12 अगस्त 1765, किसके बीच, शाह आलम द्वितीय और कौन, क्लाइव, यानी कौन, रॉबर्ट क्लाइव, साथ में लिख लीजिएगा, किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। अब चूंकि वापस 1763 में रॉबर्ट क्लाइव दोबारा क्या आ जाता है, गवर्नर बन के आ जाता है, इसीलिए ऐसा है। अब हुआ क्या, इस संधि में जब हुआ तो इसमें परिणाम क्या निकला, बंगाल, बिहार, उड़ीसा किसे मिल गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसे प्राप्त हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, पहली बार। दूसरी बात, नज्म उद दौला को बंगाल का नवाब शाही फरमान जारी कर किया गया। और शाही फरमान जारी किसने किया था, फर्रुखसियर नहीं भाई, शाह आलम का शाही फरमान होगा। शाही फरमान का एक आदेश है ना, ये सोचो शाही फरमान के खाली वही साधु एक आदेश होता है। दूसरी बात क्या, एक और देख लीजिए, अवध से कड़ा, और कड़ा के अलावा क्या था, कड़ा और इलाहाबाद लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। यानी शुजाउद्दौला सनिच्चर सवार है, उनसे क्या लिया गया, इलाहाबाद में ले लिया गया, और कड़ा लेकर के किसे दे दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, 26 लाख रुपए किसको, 26 लाख वार्षिक देने का वादा किसे किया गया,
शाह आलम को, शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। यानी संधि में क्या था, ये संधि शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765। बंगाल गया उड़ीसा किसे मिल गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब शाह आलम द्वितीय के शाही फरमान के साथ नियुक्त किया गया। और अवध जो कि शुजाउद्दौला का था उस समय, कड़ा इलाहाबाद लेकर के किसे दे दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे दिया गया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संधि के तहत 26 लाख रुपए वार्षिक पैसा देने का वादा किया किसे, शाह आलम द्वितीय को। ये बातें किसकी हैं, ये बातें हैं प्रथम संधि की। अब हम कहाँ चलते हैं, दूसरी संधि में, इलाहाबाद की द्वितीय संधि देखते हैं। द्वितीय संधि का समय देख लो क्या है, 16 अगस्त 1765। ध्यान रखिएगा आप। अब देखो ये 12 अगस्त की सेना ढूंढ रहे थे बेचारे, नहीं पाए तो 16 तारीख को लौट आए। क्या हम भी आपके शरण में हैं, हमें भी आप मौका दीजिए। अब इस संधि में क्या बात हुई, ये भी क्लाइव की संधि है, घबराइएगा नहीं। आप कौन किसके बीच है ये, अगर आपसे कहा जाए किसके बीच है संधि है तो आप बताएंगे शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला और आरसी यानी रॉबर्ट क्लाइव के बीच, समझिएगा। क्या कहा गया, पहले बात, अंग्रेजों की संरक्षता में गाजीपुर और बनारस बलवंत सिंह को दे दिया गया। जमींदार हैं, बलवंत सिंह को दे दिया गया, ठीक है। और दूसरी बात क्या हुई, अवध शुजाउद्दौला को दोबारा दे दिया गया। शुजाउद्दौला को दोबारा मिला, दोबारा मिला। दोबारा मिला। जबकि चुनार की अगर हम बात करें तो चुनार किसे मिल गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो नवाब था, नवाब कौन, यानी कि नवाब का मतलब शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला यानी कि अवध के नवाब ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लाख युद्ध क्षतिपूर्ति दी। फर्नीचर सवाल आना कहाँ गया, रुझ लड़ो ना जाते वो, ये कहा तो तुझे लड़ाई खुद तो झेलो जरूर ना, तो झेले ये बेचारे। 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति दिए। और हमने कहा कि अवध किसे मिल गया, शुजाउद्दौला को मिल गया। इस संधि में इतनी चीजें की गई तो अंग्रेज पूरी तरह अब क्या हो गए हैं, भारत के भाग्य विधाता बन गए, ये है। तो अब एक बात उठी कि अब इसका परिणाम और क्या देख सकते हैं आप, लिखेंगे एक लाइन, रिमार्क को जल्दी से, रिमार्क। इलाहाबाद की संधि के बारे में किसी ने कुछ बोला है, उनका नाम है गुलाब हुसैन। गुलाब हुसैन ने इस इलाहाबाद की जो संधियों के बारे में एक लाइन दिया, अपना स्टेटमेंट दिया। क्या दिया, लिख लीजिए। गुलाब हुसैन ने कहा कि इलाहाबाद संधि को करने में उतना भी वक्त नहीं लगा कामा जितना एक गधे को खरीदने में लगता है। मतलब उतना ही भी वक्त नहीं लगा जितना कि गधे को खरीदने में लगता है। गधा जब बिकता है तो सेकंडों में कीमत डिसाइड हो जाती है, घोड़ा बिकेगा तो समय लगेगा, समझ सकते हैं। हाँ, अब क्या हुआ, दूसरा पॉइंट लिखिए, रिमार्क 2। मोहम्मद रजा खान को क्लाइव ने
मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया। मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया। उप दीवान नियुक्त किया। अब आपके जेहन में एक बात चल रही होगी कि सर क्या हुआ, फिर तो बक्सर हो गया, प्लासी हो गया, सब समाप्त हो गए, संधि हो गई, तो बंगाल में क्या मीर जाफर के बाद 1763 से 65 के बाद क्या कोई नवाब नहीं है? नहीं है, क्योंकि किंग मेकर कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो बनाएगी नवाब। 3 नवाबों की चर्चा मैं आपसे करने वाली, हो गया। चलिए, इसके बाद अगर ये कहा जाए उस वंशानुक्रम में जब ये संधि होगी, संधि के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियुक्त किया किसे? नजमुद्दौला को। कौन आया? उसके बाद बंगाल का नवाब बना नजमुद्दौला। नजमुद्दौला बना नवाब। समय है 1765 से 66 रहेगा। और एक बात समझिएगा, ये कौन है जानते हैं? ये मीर जाफर का पुत्र है। मीर जाफर क्या है? बेटा है, ध्यान रखना इसके बारे में। और ये भी जानिएगा कि यह बेनिस्टार्ड के संरक्षण में बना था। किसके संरक्षण में नवाब बना था? बेनिस्टार्ड के संरक्षण में यह नवाब बना था। कौन? नजमुद्दौला। समझ गए अब बात हमारी। इसके बाद दूसरा नवाब है सैफुद्दौला, इसके बाद जो आ रहा है। इसके बाद आया सैफली खान, मत लिखिएगा, सैफुद्दौला। सैफुद्दौला बना। सैफुद्दौला का समय है 1766 से 70। इसके बारे में कुछ खास नहीं। और अंतिम है मुबारकुद्दौला। मुबारकुद्दौला आया, यानी बंगाल का अंतिम नवाब कौन है? मुबारकुद्दौला है, जिसका समय है 1770 से 75 का इंड हो गया। कौन? बंगाल की नवाबी खत्म। ठीक, 1775 कहा जाएगा क्या? या बंगाल का अंतिम नवाब, लिख लीजिए इस बात, बंगाल का अंतिम नवाब। अब ये भी कहा जाता है इसके बारे में क्या? यह बेताल या छाया पुरुष घास फूस का आदमी है। इतिहास में किसे बेताल कहा गया है? मुबारकुद्दौला को किसी ने कहा कि ये बेताल बादशाह है। क्या है? बेताल बादशाह। ये क्या है? फैंटम है। किसे कहा गया? मुबारकुद्दौला को। ये कौन है? ये छाया पुरुष है। छाया पुरुष मतलब भूत है ही। फैंटम मतलब क्या होता? भूत तो है। ये घोस्ट है, घास फूस का आदमी है। मुबारकुद्दौला को किसने कहा? ये घास फूस का आदमी है। ये आपको मुझे बताना पड़ेगा, हमें नहीं मालूम इसके बारे में। किसने कहा? चलिए, इस सवाल को ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी है। बंगाल के अंतिम नवाब मुबारकुद्दौला को किसने घास फूस का आदमी, बेताल नवाब है, बेताल बादशाह कह दिया। किसने फैंटम कहा? किसने घास फूस का आदमी कहा? इसका आंसर आप जरूर ढूंढिएगा, ये किसने कहा है। आपको पता लगता है तो कमेंट जरूर बताइएगा मुझे। आज हम लोगों ने बंगाल को पूरी तरह समाप्त कर दिया, यानी मॉडर्न इंडिया से, मॉडर्न इंडिया में जो बंगाल है, बंगाल की पूरी चर्चा हमारी समाप्त हुई। यानी कि वे बंगाल का स्वतंत्र राज्य के रूप में निर्माण होना और उसका बक्सर तक आते आते उसका पतन होना, कुछ भी छोड़ा नहीं गया। सारी कहानी आपको बयां कर दी गई है। सभी कहानी बखूबी से, बिना कुछ छोड़े हुए, सारी चीज़ों को फैक्ट टू फैक्ट, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट आपको बता दी गई हैं। यदि आप 2 से 3 4 जो एपिसोड हमारा है या जो लेक्चर है उसे आप अच्छे से देख लीजिए। बंगाल में आप कुछ और नहीं पढ़ना है, प्री में जाना हो, मेन से लेना हो। हाँ, बस इतना है कि मैं 1-2 सवाल जो अब तक एग्जाम में बंगाल से संबद्ध करते पूछे गए हैं वही मैं आपके लिए करवाने वाला हूँ। 1 से 2 दिनों में करवा दूँगा बाद में, लेकिन एक इसके बाद मुझे देखना कौन सा राज्य, सिख राज्य या जयपुर
स्टेट पे चर्चा करना है। मॉडर्न इंडिया में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटनाएं, समस्याएं नवाबों शासकों के बीच रही हैं, जिनका समाधान ढूंढने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अच्छे सवाल को बना रहे हैं। आपको बंगाल या जो मेरे द्वारा दिए गए सारे लेक्चर पसंद आते हैं, अच्छा लगता है, लोगों के बीच ले जाइए, शेयर करिए। संसाधन विहीन लोगों तक जरूर पहुँचाइए, जिनके पास संसाधन नहीं, अच्छी किताबें नहीं हैं, नोट्स नहीं बना है, जो भी चीज़ें हैं तो आसानी से उपलब्ध हो सके और नोट्स बना सके और अंतिम रूप से किसी भी परीक्षा में सफल हो सके, चाहे यूपीएससी दे रहा हो, यूपीएससी का हो या किसी अदर स्टेट एग्जाम में पीसीएस दे रहा हो। इवन मैं कहूँ कि ये सारी बातें अगर फिल्टर करने का सिद्धांत किसी के पास फिल्ट्रेशन थ्योरी हो तो ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, भारत का कोई एग्ज़ाम हो, कहीं भी आप इसे यूज कर सकते हैं। वो कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ से मॉडर्न इंडिया बंगाल सवाल आएगा तो यहाँ सवाल आपको मिलेगा। कोई भी एग्ज़ाम, एनी एग्ज़ाम, इवन एसएससी हो, ईपीडब्ल्यूएससी के द्वारा कोई एग्ज़ाम आयोजित हो रहा हो, कोई भी एग्ज़ाम, यहाँ तक कि जब मैं कहूँ अगर आपको कि जो टीजीटी होता है, पीजीटी होता है हिस्ट्री के लिए, वहाँ हिस्ट्री का जो सिलेबस है पीजीटी में, वहाँ भी सवाल आपको मिलेंगे सारे के सारे। तो ये मदद आपके लिए कर सकते हैं। बंगाल आधुनिक भारत में मैंने समाप्त किया है। अब यहाँ पर मुझे मेडिवल देखना कि मध्यकाल में बंगाल की स्थिति कैसी रही है और बंगाल को हमें देखना है प्राचीन में। अगर हम इसको देख लें तो बंगाल के इतिहास इतने अच्छे से आपका तैयार रहेगा, किसी एग्जाम में समस्या नहीं होगी। चलिए ठीक है, आपको अच्छा लगे कमेंट करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।